अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक सर्जिकल ऑपरेशन होता है जिसमें एक डिजीज्ड या एक डैमेज्ड किडनी को रिप्लेस कर दिया जाता है एक हेल्दी किडनी से। किडनी ट्रांसप्लांटेशन उन लोगों को सजेस्ट की जाती है जिनकी किडनी क्रोनिकली डैमेज्ड होती है। जो एंड स्टेज रीनल फेलियर के पेशेंट्स होते हैं तो उनको या तो डायलिसिस करने को कहा जाता है या किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन बेस्ट ऑप्शन होते हैं क्योंकि हमने पेरिटोनियल डायलिसिस में पढ़ा, हीमोडायलिसिस में पढ़ा कि ये वो प्रोसीजर्स हैं जो आप डेली बेसिस पर या वीक में 2 टाइम्स आप उसको रिपीट करोगे। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक ही दफ़ा किया जाता है और वो उसकी हेल्दी लाइफ को मेंटेन रख रहा होता है अगर वो सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन होती है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो किडनी लेता है उसको हम कहते हैं रेसिपिएंट और जो किडनी देता है उसको हम कहते हैं डोनर। तो ये जो डोनर है ये अपनी लाइफ में भी दे सकता है, डोनेट कर सकता है अपनी किडनी, लेकिन एक किडनी डोनेट कर सकता है और अपनी डेथ के बाद भी, आफ्टर डेथ भी कर सकता है, फिर वो दोनों किडनीज डोनेट कर सकता है। ये जो रिसिपिएंट है, डोनर है, तो अगर ये आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं या अगर सिबलिंग्स होते हैं तो उनके दरमियान में एक्सेप्टेंस का चांस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि जेनेटिक्स मैच कर रहे होते हैं, उनके जीन्स ज़्यादा रिजेंबल कर रहे होते हैं, तो उनमें जो ट्रांसप्लांटेशन है तो वो सक्सेसफुल रहती है सिबलिंग्स के दरमियान में या आइडेंटिकल ट्विंस के दरमियान में। तो पेरेंट्स के साथ भी अगर आप कर रहे हैं तो वो भी सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन होती है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो एडवांटेजेस है किडनी ट्रांसप्लांटेशन के, तो एक एडवांटेज इसका ये है कि जो पेशेंट है वो फ्री हो जाता है डायलिसिस से, मतलब उसको ना डेली बेसिस पर ना वीक में 2 टाइम्स बट डायलिसिस नहीं करनी पड़ती है, बस उसका एक ही दफ़ा ट्रांसप्लांटेशन हो गई है और वही किडनी उसकी लाइफ को मेंटेन रख रही होती है। अच्छा, अब हम दूसरे एडवांटेज की बात करते हैं जो सबसे मेन एडवांटेज है किडनी ट्रांसप्लांटेशन का, कि जो ट्रांसप्लांटेड किडनी होती है वो अपने अदर मेटाबॉलिक फंक्शंस भी परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। हमने पेरिटोनियल डायलिसिस में और हीमोडायलिसिस में कहीं पर ये बात नहीं की कि ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होगी, ब्लड का पीएच कैसे मेंटेन रखा जाएगा या ब्लड का प्रेशर मेंटेन कैसे रखा जाएगा। हालांकि ये भी तो किडनीज के फंक्शन है। किडनी का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेशन के साथ नहीं है कि वो ब्लड को क्लीन करे, फिल्टर कर दे, उसके तो अदर मेटाबॉलिक फंक्शंस भी हैं। तो अगर हम सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं तो किडनी ऑस्मो रेगुलेशन भी स्टार्ट कर देती है, ब्लड का पीएच भी मेंटेन रखना स्टार्ट कर देती है, बीपी भी मेंटेन रखना स्टार्ट कर देती है और हार्मोन प्रोडक्शन भी। हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा होता है किडनी एरिथ्रोपोइटिन और उनका ताल्लुक आरबीसीज के प्रोडक्शन के साथ होता है। बोन मेरो पर उनका एक्शन होता है और वहाँ से आरबीसीज की प्रोडक्शन को एक्टिवेट करवा रहे होते हैं। तो आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जो डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं तो उनको कम पानी पीने को बोला जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में तो ऑस्मो रेगुलेशन का एक बाकायदा मैकेनिज्म होता रहता है कि जब ज़्यादा हो जाएगा ब्लड के अंदर तो उसको लेवल कम कर दिया जाएगा, कम हो जाएगा तो किसी मैकेनिज्म से उसको ज़्यादा कर दिया जाएगा। लेकिन इन पेशेंट्स में तो जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं उनमें तो किडनी ऐसा कोई काम, किडनी तो खैर काम ही नहीं कर रहा, लेकिन जो हम आर्टिफिशियली ब्लड को क्लीन करवा रहे हैं उसमें तो वाटर का लेवल रेगुलेट नहीं रखा जा रहा है। तो ये एडवांटेजेस हैं कि जो पेशेंट है वो फ्री हो जाएगा डायलिसिस से और किडनी अपने अदर मेटाबॉलिक फंक्शंस भी परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। तो वो जो पेशेंट है वो हेल्दी लाइफ गुजार सकता है, हेल्दी लाइफ गुजार सकता है अपनी ट्रांसप्लांटेड किडनी के साथ 5 या 20 ईयर्स और मोर या इससे भी ज़्यादा वो एक हेल्दी लाइफ गुजार सकता है अपनी इस ट्रांसप्लांटेड किडनी के साथ। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो अटेम्प्ट्स बहुत हुई थी किडनी ट्रांसप्लांटेशन पर, लेकिन जो सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन थी तो वो हुई थी 23 दिसंबर 1954 को यूएस में बूस्टन में। ये जो ट्रांसप्लांटेशन थी ये 2 आइडेंटिकल ट्विंस के दरमियान में हुई थी। आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब ये है कि वो एक ही स्पर्म और एक ही एग से बने हुए होते हैं, तो इसलिए उनके जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं। और ये जो ट्रांसप्लांटेशन थी ये विदाउट एनी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हुई थी। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो 2 आइडेंटिकल ट्विंस हैं, एक का नाम था रोनाल्ड और दूसरे का नाम था रिचर्ड।
जो रोनाल्ड था वो डोनर था और जो रिचर्ड था वो रिसिपिएंट था। ये जो रिचर्ड था ये किडनी रिसीव करने के बाद 8 ईयर्स तक ज़िंदा रहा था। मतलब ये भी इसका बहुत बड़ा एक अचीवमेंट थी कि वो 8 ईयर्स तक अपनी हेल्दी लाइफ के साथ ज़िंदा रहा था। और जिस डॉक्टर ने ये परफॉर्म किया था, ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन परफॉर्म की थी, उसका नाम था डॉक्टर जोसेफ म्यूरे। तो इसको फिर नोबेल इनाम दिया गया था, नोबेल प्राइज़ दिया गया था इसी बात पर 1990 में। ठीक है, तो ये एक हिस्ट्री हो गई कि 1954 में सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन हुई थी विदाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। फिर इसके बाद जब ट्रांसप्लांटेशन हुई 1954 के बाद, तो वो सक्सेसफुल नहीं थी। क्यों सक्सेसफुल नहीं थी? क्योंकि ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को बड़ा मसला होता है इम्यून सिस्टम से। इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देता है, तो वो वही डैमेज हो जाता है, रिजेक्शन हो जाती है, उसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर लेती है। तो जब 1983 में इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स डिस्कवर हो गए, खास करके साइक्लोस्पोरिन, तो उसके बाद से अब तक जितनी भी ट्रांसप्लांटेशन है तो वो सक्सेसफुल होती हैं। और जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है तो वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स को की वजह से वो हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट नहीं करने देता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकग्नाइज नहीं करता है या उसको रिजेक्ट नहीं कर पाता होता है। तो ये हिस्ट्री हो गई कि 1954 में सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन हुई थी, उसके बाद से 1983 तक फिर नहीं सक्सेसफुल थी। लेकिन जब 1983 में इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स डिस्कवर हो गए, साइक्लोस्पोरिन, तो फिर से लेकर अब तक जितनी भी ट्रांसप्लांटेशन होती है पर ईयर बहुत ज़्यादा ट्रांसप्लांटेशन होती है। ना सिर्फ किडनी की ट्रांसप्लांटेशन होती है बल्कि हार्ट की भी ट्रांसप्लांटेशन होती है, लिवर की भी ट्रांसप्लांटेशन होती है। इसके अलावा बाकी भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं जिनकी ट्रांसप्लांटेशन होती है और वो सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन होती है। अब हम बात करते हैं कि जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे किडनी तो उसमें हम कुछ मैचिंग करेंगे। जो रिसिपिएंट है या डोनर है उसके दरमियान में हम मैचिंग करेंगे और उसके बाद ही हम एक का किडनी लेकर दूसरे में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे वो है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को मैच होना चाहिए। हमें पता है कि हमारा बॉडी में ब्लड का एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है और वो ग्रुप हमारे आरबीसीज पर लगे प्रोटीन्स की वजह से होता है, जिसको हम एंटीजेंस कहते हैं। अगर आपकी बॉडी में आपकी तरह का ही ब्लड आता है तो उसमें भी जो आरबीसीज होंगे उसके ऊपर भी वही एंटीजेंस होंगे, तो इसलिए कोई भी रिजेक्शन नहीं होगी। जब हम किसी चीज़ को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो हम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो चूँकि जो आरबीसीज अंदर आए हैं की बॉडी में तो उसमें भी आपकी तरह का ही एंटीजन लगा हुआ है, तो हम कोई भी रिजेक्शन नहीं करेंगे। लेकिन रिजेक्शन तब होगी जब आपकी बॉडी में कोई ऐसा ब्लड इंटर हो जाए जिसमें आरबीसीज के ऊपर जो एंटीजन्स लगे हुए हैं वो आपके आरबीसीज के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएंगे और उस ब्लड को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से डेथ कॉज हो सकती है। तो ब्लड ग्रुप का भी मैच होना लाजमी होता है। इसके अलावा हम कहते हैं कि हमारे पास HLAs मैच होने चाहिए, HLAs को मैच होना चाहिए ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजेंस को। ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजेंस क्या हैं? इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं MHC कॉम्प्लेक्स, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स भी हम इसको कहते हैं। ये एक्चुअली हमारे बॉडी के मेजॉरिटी सेल्स के ऊपर अपने सेल्फ के एंटीजेंस भी मौजूद रहते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये है एंटीजेंस। हम इन प्रोटीन्स को कहते हैं एंटीजेंस। ये एक्चुअली प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारी इन सेल के ऊपर लोकेटेड होते हैं। ये जो प्रोटीन है इनका एक स्पेसिफिक इमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है। तो हमारे जो ल्यूकोसाइट्स हैं, मतलब कि जो हमारे WBCs होते हैं, उनके ऊपर भी एंटीजेंस लगे हुए होते हैं। तो हमारे जो WBCs हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन पता होती है कि मेरे जो अपनी बॉडी के सेल्स हैं उनके ऊपर एंटीजेंस में इमाइनो एसिड किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं। लेकिन जब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन इंटर होता है
ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया है जो इंटर हुआ है, तो इसकी बॉडी के ऊपर भी एंटीजन्स लगे हुए हैं। अब इस डब्ल्यूबीसी को पता है कि मेरे सेल्फ के एंटीजन्स कौन से हैं, उनका क्या सीक्वेंस है, तो ये इन्फॉर्मेशन तो उसको पता होती है, उसको तो अपने ल्यूकोसाइट्स एंटीजन्स का पता होता है, लेकिन इसका नहीं पता होता है। तो जिसकी इन्फॉर्मेशन इसके पास नहीं होती है, तो इसको ये फॉरेन पार्टिकल कंसिडर करके इसको रिजेक्ट कर देता है, इसको ये किल करना स्टार्ट कर देता है। तो सेम इज़ द केस विद द ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज़। ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज़ के ऊपर भी टिश्यू है तो सेल्स है उसमें, तो सेल्स के ऊपर जो एंटीजन्स लगे हुए हैं, तो अगर डब्ल्यूबीसीज़ ने उनको फॉरेन पार्टिकल कंसिडर कर दिया तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर 6 डिफरेंट टाइप के यही ल्यूकोसाइट्स एंटीजन्स होते हैं 6। तो जो डॉक्टर्स हैं वो 6x6 मैचिंग करना चाहते हैं, ठीक है। अगर 6x6 मैचिंग है, 6x6 मैचिंग किन के दरम्यान में होती है, आइडेंटिकल ट्विंस के दरम्यान में होती है या सिबलिंग्स के दरम्यान में भी हो सकती है। लेकिन अगर 5x6 है या 4x6 है या 3x6 है, तो अगर हम 3 ग्रुप्स भी मैच कर रहे हैं, टोटल 6 है लेकिन अगर 3 ग्रुप्स भी मैच कर रहे हैं तो तब भी डॉक्टर ट्रांसप्लांट करवा देते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा की मैचिंग होती है तो ये एक बेस्ट ट्रांसप्लांट कंसिडर किया जाता है। तो हम कहते हैं कि हमने HLAs को भी मैच करना होता है, जो कि एंटीजन्स हैं हमारी मेजॉरिटी सेल्स के ऊपर लोकेटेड होते हैं और जिनको हमारा ल्यूकोसाइट से रिकग्नाइज कर रहा होता है। तो अगर 3 भी मैच हो रहे हैं, टोटल तो 6 है लेकिन अगर 3 भी मैच हो रहे हैं तो तब भी ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। इसके अलावा हम कहते हैं कि एक दूसरा पॉइंट भी हम डिस्कस करते हैं और वो है हमारे पास नेगेटिव क्रॉस मैच। जो हेमाटोलॉजिस्ट होते हैं तो वो टेस्ट ट्यूब्स में रिसिपिएंट का और डोनर का ब्लड मिक्स करते हैं। रिसिपिएंट तो अभी हम नहीं कह सकते, हो सकता है यहाँ पे कुछ रिएक्शन हो जाए तो फिर तो वो नहीं ले सकेगा किडनी। तो हमने क्रॉस मैच करवाया, मतलब 2 डिफरेंट लोगों का ब्लड आपस में हमने क्रॉस किया है मैच करने के लिए। तो अगर यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है तो वो नेगेटिव आया है। तो अगर नेगेटिव क्रॉस मैच होता है तो ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन इससे हो सकती है, मतलब वो बेस्ट ऑप्शन होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए। रिएक्शन कैसे होगा, हमारी ब्लड के अंदर जस्ट WBCs या वाइट ब्लड सेल्स तो नहीं, RBCs या WBCs तो नहीं है, बल्कि इसमें बाकी प्रोटीन्स भी हैं, बाकी केमिकल्स भी हैं। हो सकता है एक बंदे का जो प्रोटीन है वो दूसरे बंदे के प्रोटीन के खिलाफ एक्टिव हो जाए, एक के ब्लड में मौजूद केमिकल दूसरे के ब्लड में मौजूद केमिकल के खिलाफ एक्टिव हो जाए, तो इससे फिर क्या हो जाएगा, रिजेक्शन हो जाएगी, ब्लड में रिएक्शन हो जाएगी। तो अगर रिएक्शन हो रहा है तो इट मीन के पॉजिटिव है, अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है तो इट मीन के नेगेटिव है। तो जब हमने 2 डिफरेंट प्रोटीन्स को आपस में मिक्स किया है, 2 डिफरेंट केमिकल्स को आपस में मिक्स किया है और कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ है, तो ये हमारे पास नेगेटिव क्रॉस मैच होता है। और ये हम एक दफ़ा नहीं करते, जो हेमाटोलॉजिस्ट होता है वो इन जो ब्लड सैंपल्स हैं तो उनको सिर्फ एक दफ़ा नहीं मिक्स किया, बल्कि ये प्रोसेस बहुत डिफरेंट टाइम्स के लिए रिपीट किया जाता है। तो अगर रिपीटिशन कर रहे हैं और फिर भी नेगेटिव क्रॉस मैच है तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। तो ये हमारे पास मैचिंग हो गई कि हमने ब्लड ग्रुप की भी मैच करवाया, मतलब कि सेम ब्लड ग्रुप अगर थे तो तब भी हम मैचिंग करते हैं। अगर HLAs मैच करते हैं, अगर जो सेल्फ एंटीजन्स हैं अगर वो मैच कर रहे होते हैं तो WBCs फिर उनको हम जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है उसको फ़ौरन नहीं कंसिडर करता, बल्कि उसको अपनी किडनी ही कंसिडर कर रहा होता है। मैंने आपसे कहा कि आइडेंटिकल ट्विंस या सिबलिंग्स के दरम्यान में या आपके पेरेंट्स के दरम्यान में, आप और आपके पेरेंट्स के दरम्यान में HLAs की मैचिंग का चांस ज़्यादा होता है। और हम कहते हैं कि नेगेटिव क्रॉस मैच भी होना चाहिए। जब हम क्रॉस करेंगे, जब हम मैच के लिए क्रॉस करेंगे तो उसका रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए। अगर पॉजिटिव आया तो तब किडनी नहीं ट्रांसप्लांट की जाएगी। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। जो रिस्क है और कॉम्प्लिकेशन है तो उसमें हम बात करते हैं रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन। जब हम किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो कुछ बातों का ख़तरा भी होता है, उनको भी हम देख रहे होते हैं।
जब हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो कहाँ पर करते हैं, जो ओरिजिनल किडनी होती है उनको हम अपनी जगह पर ही छोड़ देते हैं। अगर वो किसी इन्फेक्शन की वजह से क्रोनिकली डैमेज नहीं है तो, या अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जो कि बाकी ऑर्गन्स तक भी जा सकता है, तो फिर तो हमें ये किडनीज़ रिमूव करनी पड़ती हैं जो ओरिजिनल किडनीज़ होती हैं। लेकिन अगर वो नहीं कोई मसला क्रिएट करी, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही है, ना कोई स्वेल हुई है, ना वो ब्लड का प्रेशर डिस्टर्ब कर रही है, कोई मसला नहीं कर रही, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही, तो फिर उनको ओरिजिनल पोजीशन पर रखा जाएगा। और ये हमारे पास एक ट्रांसप्लांटेड किडनी है, तो इस ट्रांसप्लांटेड किडनी के साथ हम करते क्या है, यह हम लोअर पोजीशन पर लगाते हैं, मतलब इसे नीचे लगा देते हैं। कहाँ पर लगाते हैं, इस यूरिनरी ब्लडर के करीब लगाते हैं। इसका अपना यूरेटर हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, इस यूरिनरी ब्लडर के साथ। और जो हमारे पास रीनल आर्टरी होती है वहाँ से हम एक कनेक्शन अपनी ट्रांसप्लांटेड किडनी को दे देते हैं। तो हम करते क्या है, यहाँ पे हमने रीनल आर्टरी में कट लगाना है और उसकी जो पाइप है इसको कनेक्ट करना है इस ट्रांसप्लांटेड किडनी के साथ। तो चूँकि आर्टरी है और आर्टरी में ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब यहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ड्यूरिंग ऑपरेशन, और फिर हम इसको यहाँ स्टिचेस से जोड़ेंगे ना, यहाँ पे जब हम इसको लगाएंगे, ये जो किडनी है इसकी जब हम कनेक्शन दे रहे हैं इस रीनल आर्टरी के साथ, तो ड्यूरिंग ऑपरेशन और आफ्टर ऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का ख़तरा होता है, तो एनीमिया का ख़तरा हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने लगता है। फिर हम कहते हैं कि इन्फेक्शन का चांस भी होता है, वो इसलिए क्योंकि ऑल्दो कि तो बहुत स्टेरिलाइज इन्वायरमेंट में ये सारा प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन फिर भी जो किडनी है, ट्रांसप्लांटेड किडनी, उसको अक्सर इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये भी एक मसला होता है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन होती है जो कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन में सामने आती है। फिर एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है बुक में कि जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है तो उसको ट्रॉमेटिक इंजरी पहुंचने का बहुत ख़तरा होता है। अच्छा, इस पर बात करते हैं हम। अभी मैंने आपसे कहा कि जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है उसको हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हम इसको ब्लैडर के करीब लगा रहे हैं, उसका अपना यूरेटर हम इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो किडनी 11th और 12th रिब से प्रोटेक्टेड थी, उसको कोई इंजरी नहीं पहुंच सकती थी क्योंकि वो रिब से प्रोटेक्टेड थी, उसको प्रोटेक्शन थी रिब्स की। लेकिन यहाँ पे रिब्स की कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। तो ट्रॉमेटिक इंजरी का मतलब है फिजिकल इंजरी, तो उसको फिजिकल इंजरी पहुंचने का ख़तरा हो सकता है क्योंकि वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में नहीं है। तो ये भी एक मसला है। अच्छा, हम कहते हैं कि ये जो किडनी है इसको हम नहीं रिमूव कर रहे हैं। एक तो ये कि वो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही है, तो इसलिए हम इसको रिमूव नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो मेन हमारा पॉइंट होता है इस किडनी को ना रिमूव करने का, वो ये होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हर एक चीज़ को रिकग्नाइज़ कर सकता है। मतलब हमारी बॉडी का कोई अगर सेल्स हैं या टिश्यूज़ हैं तो वो अगर बाहर निकलते हैं तो तब भी हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, और अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई सेल्स आते हैं, कोई टिश्यूज़ आता है, तो तब वो भी उसको रिकग्नाइज़ कर सकता है। तो अगर हमने ये हटा दिया तो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, और फिर जब हम दूसरा ट्रांसप्लांट करें तो वो मज़ीद एक्टिव हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम उसको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होने देते हैं। इसकी रिमूवल से हम उसको और एक्टिवेट नहीं, ऑल्दो कि इसकी वजह से वो एक्टिवेट होगा, लेकिन इसकी वजह से जो ओरिजिनल किडनी की वजह से जो वो एक्टिवेशन है उसको हम नहीं करने देते हैं। तो ये मेन मकसद होता है हमारा। इम्यून सिस्टम का मसला बहुत ज़्यादा है ट्रांसप्लांटेशन में, इस किडनी ट्रांसप्लांटेशन में भी, और डिफरेंट तरह के जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है तो उनमें भी। तो रिजेक्शन हो सकती है इम्यून सिस्टम की वजह से, तो इसलिए हमें डेली बेसिस पर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देने पड़ते हैं ताकि उस बंदे का इम्यून सिस्टम डाउन रहे। तो अगर ये कॉम्प्लिकेशंस को या इन बातों को या इन रिस्क को हटा दिया जाए तो जो अगर ऑर्गन रिजेक्शन नहीं होती है तो वो उस हेल्दी किडनी के साथ अपनी लाइफ को मतलब आसानी के साथ सस्टेन रख सकता है, मेंटेन रख सकता है, वो एक हेल्दी लाइफ गुजार सकता है। तो आज हमने बात की किडनी ट्रांसप्लांटेशन पर कि हम एक डैमेज किडनी को हटाकर या नहीं भी हटाते हैं तो उसकी जगह हम एक दूसरी जगह पर एक किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और किडनी ट्रांसप्लांटेशन का फ़ायदा ये होता है कि वो जो पेशेंट होता है वो फ्री हो जाता है डायलिसिस से, और किडनी अदर मेटाबॉलिक फंक्शंस भी परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। तो जो पेशेंट होता है तो वो हेल्दी लाइफ गुजार सकता है 5 ईयर्स तक या 20 ईयर्स तक, या इवन के 20 ईयर्स से भी ज़्यादा वो एक हेल्दी लाइफ गुजार सकता है। अब हम कहते हैं कि जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है अगर ये ट्विंस के दरम्यान में हो या सिबलिंग्स के दरम्यान में हो तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि रिजेक्शन का चांस कम हो जाता है। फिर हमने हिस्ट्री की बात की कि आइडेंटिकल ट्विंस के दरम्यान में 1953 में परफॉर्म की गई थी,
और डॉक्टर को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और फिर उसके बाद जो ट्रांसप्लांटेशन थी वो सक्सेसफुल नहीं थी, लेकिन जब इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स डिस्कवर हो गए साइक्लोस्पोरिन, तो फिर हम सक्सेसफुल हो गई और अभी तक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। फिर हमने मैचिंग की बात की कि मैच करवा रहे होते, 3 चीज़ों का हमने जिक्र किया, ब्लड ग्रुप है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स, एंटीजेंस हैं जिनको हमने मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स भी कहा। तो फिर हम कहते हैं कि कुछ और प्रोटीन्स हैं या कुछ और केमिकल्स हैं, उनका आपस में रिएक्शन देखने के लिए हम क्रॉस मैच करवाते हैं। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो फिर हम नहीं ट्रांसप्लांट करते, अगर नेगेटिव आता है तो हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और ये प्रोसेस हम सेवरल टाइम्स रिपीट करवा रहे होते हैं। रिस्क और कॉम्प्लिकेशन में हमने ये कहा कि आर्टरी के साथ कनेक्शन है और आर्टरीज में हमने स्टिचेस भी लगाए होते हैं, तो इसलिए ब्लीडिंग का चांस बहुत हो सकता है। इन्फेक्शन है या ट्रॉमेटिक इंजरी है, वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में नहीं होती है, तो इसलिए फिजिकल इंजरी उसको पहुंच सकती है। और हमने ये कहा कि जितनी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती है तो उसमें सबसे बड़ा मसला इम्यून सिस्टम क्रिएट करता है। ऑल्दो कि ये मैचिंग हो भी जाती है, लेकिन मतलब हमने ल्यूकोसाइट्स पे मैच करवा दिए हैं, बाकी चीज़ें भी मैच करवा दी है, लेकिन हमारे जो सेल्स होते हैं उनके सरफेस के ऊपर अभी तक भी इतने बहुत ज़्यादा एंटीजेंस मौजूद हैं जिनको अभी तक डिस्कवर भी नहीं किया गया है। मतलब सिर्फ ये चीज़ें नहीं है कि आरबीसीज़ के ऊपर एंटीजेंस हैं या हमारे मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कम्प्लेक्स के एंटीजेंस लगे हुए हैं, इसके अलावा भी डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स इसके ऊपर मौजूद हैं, एंटीजेंस इसके ऊपर मौजूद है, तो वो चीज़ें भी मतलब रिजेक्ट हो जाती है, वो चीज़ें भी हमारा इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज कर लेता है, उनके ख़िलाफ़ भी एक्टिव हो जाता है। तो इन चीज़ों की वजह से भी रिजेक्शन हो सकती है, लेकिन ये डायलिसिस की निस्बत बहुत सक्सेसफुल एक प्रोसीजर है जो अगर पेशेंट परफॉर्म कर लेता है तो हेल्दी लाइफ गुजार सकता है।